Hello friends, welcome to Study of Commerce. Today we start a new topic, new part of Theory of Accounting. So let's start now. So this is the second part of Theory Base of Accounting. So before watching this part, it is important to see the first part of Theory Base of Accounting, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है. आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा और उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, सीक्वेंस में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट की. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड. मीन्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें एसेट्स ऐसे प्राइस पर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी चाहिए जिस प्राइस पे हमें वो मिली है. मीन्स जिस प्राइस को दे करके आपने एसेट्स परचेज की है उसी प्राइस पे हमको अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करना चाहिए. इसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. वो इसलिए क्योंकि हम फ्यूचर में पास्ट के अकॉर्डिंग फैसले ले रहे हैं. मीन्स पास्ट में जो एसेट्स हमने जिस रेट में परचेज की थी उसी के बेस पे हम फ्यूचर में अपने यहाँ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. सेम परचेज प्राइस पे ही हम अपने अकाउंट्स में की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट. For example, if a building has been purchased by a firm for rupees 2.5 crore, the purchase price will remain the same for all years to come, though its market value may change. मीन्स बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी परचेज प्राइस हमेशा 2.5 करोड़ ही रहेगी. ठीक है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन होती है. An important limitation of the historical cost basis is that it does not show the true worth of the business and may lead to hidden profits. मीन्स ये हमारे बिजनेस की ट्रू वर्थ नहीं शो करती है. जिस रेट में हमने परचेज किया है उसी रेट में हमें दिखाना होता है, भले फ्यूचर में उसका रेट और हाई हो जाए. The second concept is dual aspect concept. According to this concept, every business transaction is recorded as having a dual aspect. In other words, every transaction affects at least two accounts. इसके तो नाम से ही क्लियर है. ड्यूअल एस्पेक्ट मीन्स हमारे बिजनेस में कोई भी चीज़ होती है तो वो दो तरह से अफेक्ट करती है. मीन्स अगर कोई भी एक चीज़ हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे यहाँ डेबिट हो रहा है तो कहीं पे वो क्रेडिट हो रहा है. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे. अगर कोई चीज़ एक आइटम इस अमाउंट से डेबिट हो रहा है तो उतने ही अमाउंट से वो क्रेडिट भी होगा. ठीक है, इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड विथ सेम अमाउंट. द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. मीन्स ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट का हमारा सिस्टम है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं. The duality principle is commonly expressed in terms of fundamental accounting equation RS, assets is equal to liabilities plus capital. Now the next concept is revenue recognition or realization concept. Revenue is earned by sale of goods or by providing a service. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. रेवेन्यू हम ऐसी इनकम को कहते हैं जो हम गुड्स सोल्ड करते हैं, उसके बाद जो हमें गुड्स सोल्ड करने पर कैश रिसीव होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं. या फिर हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद हमें जो इनकम प्रोवाइड हो रही है उसके बदले में, वही हमारी रेवेन्यू कहलाती है. कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम और द particular period in which the revenue is realized. मीन्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटरमाइन करता है उस टाइम पीरियड पर जब हमारी रेवेन्यू रियलाइज्ड होती है. ठीक है, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज़ लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट. मीन्स जो हमारी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है ये कैश के रिसीप्ट होने पर नहीं डिपेंड करता कि हमारी कैश रिसीप्ट होगी तभी हम मानेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुई है या रियलाइज्ड हुई है. रेवेन्यू हमारी तभी रियलाइज्ड मानी जाएगी जब हमारी जो एसेट्स है उसकी ओनरशिप, एसेट्स या गुड्स है उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है परचेज़र को, वो लायबल है लीगली
उस एसेट्स के अमाउंट के लिए, ठीक है, उसी दिन हम मानेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो रियलाइज्ड हुई है। अभी आपको एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी, मीन्स हमारी फर्म जो है वो ऑर्डर ले रही है 1 जनवरी को गुड्स का, सप्लाइज द गुड्स ऑन 20 जनवरी, और 20 जनवरी को गुड्स सप्लाई कर रही है, एंड रिसीव्स द कैश ऑन 1 अप्रैल, और कैश जो है वो गुड्स की 1 अप्रैल को रिसीव हो रही है, ठीक है। द रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न ऑन 20 जनवरी, ठीक है, मीन्स 20 जनवरी को आपने गुड्स सप्लाई किया है, तो हम यही मानेंगे कि जो हमारी रेवेन्यू है वो रियलाइज्ड या रिकॉग्नाइज हो रही है 20 जनवरी को, बिकॉज द ओनरशिप ऑफ गुड्स वॉज ट्रांसफर ऑन दैट डे, क्योंकि जो ओनरशिप है गुड्स की वो उसी दिन ट्रांसफर हो रही है पर्सन को जिस दिन वो रिसीव हो रही है, गुड्स रिसीव हो रहा है, मीन्स जिस दिन गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है उसी दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए हम 20 जनवरी को ही मानेंगे कि रेवेन्यू रिलीज हुई है। This last concept is matching concept. The matching principle states that the related revenues and expenses must be matched in the same period. इसके भी नाम से ही क्लियर है कि हमें मैच करना है। क्या मैच करना है? अपने रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंसेस को सेम पीरियड के, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट की करेक्ट डिटर्मिनेशन के लिए। इट स्टेट्स दैट expenses incurred in an accounting period should be matched with revenues during that period. It follows from this that the revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period. मीन्स कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस हैं वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ईजिली क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।